नमस्कार सभी को। आज की क्लास से अपने एचटीपी फर्स्ट ईयर के लिए अपन पढ़ रहे थे यूरिनरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उसमें अपन कल पढ़ रहे थे कि उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से। तो अपन ने पढ़ा था किडनी पहला, तो दूसरा भाग पढ़ा था यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। उसके बाद अपन ने किडनी पढ़ना शुरू कर दिया था और किडनी में अपन नेफ्रॉन पढ़ रहे थे। तो आज ये देखो नेफ्रॉन पहली चीज़ तो ये है कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो नेफ्रॉन को बनाती है। नेफ्रॉन है वो किडनी को बनाता है, एक तरह से जाल की तरह बिछा होता है। नेफ्रॉन है बहुत सारा होता है, लाखों की संख्या में होते हैं। उसके बाद पढ़ा था अपन ने कि इनके नेफ्रॉन के अंग कौन कौन से भाग है। 5 भाग में डिवाइड कर रखा है नेफ्रॉन का। पहला भाग है इसमें बोमांस कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। बोमांस कैप्सूल क्या है मैंने बता दिया था, यहाँ चित्र भी है, ये बना रखा है। पहला भाग बोमांस कैप्सूल, दूसरा है पीसीटी, उसके बाद है हेनले लूप, फिर है डीसीटी, फिर है सीटी। पीसीटी का मतलब है प्रोक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब, और हेनले लूप है ये। डीसीटी डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब, और सीटी कलेक्टिंग ट्यूब। अपन ने ये भाग पढ़े थे। आज अपन इन भागों की डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ समझने की कोशिश करना। ये ऊपर का भाग है, ये बोमांस कैप्सूल है। अब देखो किडनी, एक मिनट, ये मान लो आपकी किडनी है, ये पूरी किडनी है, किडनी का काट बना रखा है। तो इस किडनी के 2 भाग होते हैं। जो बाहर परिधि का भाग होता है ये कोर्टेक्स कहलाता है, और जो बीच का भाग होता है वे मेडुला कहलाते हैं। तो जो नेफ्रॉन के 5 भाग हैं ना, उनमें से 2 भाग तो कोर्टेक्स भाग में होते हैं, मतलब परिधि की ओर होते हैं किडनी के, और 3 भाग है वो मेडुला में होते हैं, मतलब किडनी के बीच में होते हैं। तो 2 कौन से भाग है वो, पहला है बोमांस कैप्सूल और दूसरा है पीसीटी। ये किडनी के कोर्टेक्स भाग में मिलते हैं, जबकि हेनले लूप, डीसीटी और सीटी ये मेडुला भाग में मिलते हैं किडनी के। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद अपना है ये चित्र, मान लो इसमें सबसे पहले का जो कप नुमा स्ट्रक्चर है ये बोमांस कैप्सूल हो गया। उसके बाद का भाग है पीसीटी, इसके बाद है हेनले लूप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ये डीसीटी और ये सीटी और ये डक्ट ऑफ बेलिनी, ये भाग है बड़ा, ठीक है। जिस डक्ट ऑफ बेलिनी उसको बोलते हैं, बहुत सारी नेफ्रॉन की नलिकाएं आकर जिस जगह एक नलिका, बड़ी नलिका बनाती है, उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। ये डक्ट ऑफ बेलिनी बाद में यूरेटर से जाकर जुड़ती है। यूरेटर का मतलब है मूत्र नलिका से, और वो मूत्र नलिका से यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र का एक्सक्रीशन होता है, मतलब पास आउट होता है। तो अपन पहला भाग पढ़ेंगे बीसी बोमांस कैप्सूल। ये क्या है बोमांस कैप्सूल? एक कप नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, पहले मैंने बता दिया बोमांस कैप्सूल और पीसीटी है, ये कोर्टेक्स भाग में मिलती है किडनी के। जो बोमांस कैप्सूल होता है ये कप नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होती है, कैपिलरी का एक जाल सा बना होता है, गुत्ती हुई होती है। उस जाल को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये कैसे बनती है, मैंने पहले बता दिया था कि किडनी के अंदर जो शुद्ध रक्त लाने वाली आर्टरी है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, और जो अशुद्ध रक्त ले जाती है उसको बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। तो ये जाल कैसे बनता है, तो जाल ऐसे बनता है कि रीनल आर्टरी जो आती है किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई लेकर, वो बाद में छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़कर एक शाखा इस बोमांस कैप्सूल के अंदर आती है। बोमांस कैप्सूल के अंदर आकर वो यहाँ पर कुंडलित हो जाती है। इस कुंडलित भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कुंडलित भाग हुआ है वो। और जो ये छोटी नलिका आई ना, मतलब रीनल आर्टरी की जो डिवाइडेशन होकर छोटी छोटी नलिकाएं के रूप में बटी, जो नलिका इसके अंदर आई उस नलिका को बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। जो
बोमांस कैप्सूल के अंदर प्रवेश करके यहाँ पर एक गुच्छनुमा स्ट्रक्चर बना के फिर वापस बाहर निकल जाती है नली की, उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये जो अंदर जाती है उसको तो बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ध्यान रखना, ए और ई का अंतर है, ठीक है। तो वो बनाती है यहाँ पर एक गुच्छनुमा स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर नीचे वापस ये एक नली के रूप में हो जाती है, उसको बोलते हैं पीसीटी भाग। अब देखो अपन थोड़ा सा नॉर्मली बीसी के बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़ लेते हैं, बोमांस कैप्सूल के बारे में। यह आपका बोमांस कैप्सूल है पूरा। पहले बता दिया था मैंने कि नेफ्रॉन का सीटी और हेनले लूप वाला भाग है, ये तो मिलता है मेडुला भाग में, और डीसीटी का कुछ भाग मिलता है कोर्टेक्स में। वैसे तो डीसीटी का भाग भी इसी मेडुला भाग में मिलता है, लेकिन बीसी बोमांस कैप्सूल और पीसीटी ये दोनों भाग कोर्टेक्स भाग में मिलते हैं, मतलब किनारे परिधि की ओर मिलते हैं किडनी के। अब मैंने डिटेल बतानी है आपको इसकी ग्लोमेरुलस की। यह ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर है, मान लो इसी तरह से होता है। तो ये कपनुमा स्ट्रक्चर है, फनल शेप है। इसके अंदर जो रिनल आर्टरी की जो शाखा आती है ना बोमांस कैप्सूल के अंदर, उस शाखा को नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर आकर एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, कुंडलित हो जाती है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो जाल बिछा है ना ये ग्लोमेरुलस, और वापस ये कुंडल बनाने के बाद में ये वापस बाहर निकल जाती है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, जो बाहर निकल जाती है शाखा में। अब देखो बोमांस कैप्सूल में जो होती है वो 3 परत मिलती है। 3 परत कौन सी? सबसे पहली परत मिलती है एंडोथीलियम, ये रही एंडोथीलियम, सबसे आंतरिक परत। उसके बाद आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये मैंने ब्लैक रंग से बना, ये ब्लू पेन से बना रखी है ये लाइन, और बीच में गोला कर रखे, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो होते हैं ये छिद्र, इसको शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको कुछ नाम है यार, एक मिनट को, पोडोसाइट बोलते हैं, सॉरी भाई। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो छिद्र है ये इनको बोलते हैं पोडोसाइट। इसके द्वारा क्या होता है, यूरिन छनता है पोडोसाइट के द्वारा। मतलब जैसे इफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड आएगा, ब्लड के बाद में इधर से आएगा और इधर बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने के कारण जो यूरिन है, जो यूरिक एसिड है, वो छन के इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा सीधा पीसीटी में चला जाएगा। और सबसे लास्ट का भाग होता है अपना बोमांस कैप्सूल की लास्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर। ये पेराइटल लेयर, ठीक है भाई। तो 3 लेयर मिलती हैं अपने बोमांस कैप्सूल के अंदर। पहली मिलती है एंडोथीलियम, दूसरी मिलती है लेयर बेसमेंट, और तीसरी लेयर मिलती है पेराइटल लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब है झिल्ली, बेसमेंट का मतलब आधार बनाने वाले। तो इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पोडोसाइट। इस पोडोसाइट के द्वारा यूरिक एसिड, जो जैसे मान लो जो ह्यूमन के अंदर होते हैं या जो स्तनधारी जीव होते हैं, वो सभी मूत्र के अंदर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो यूरिक एसिड यहाँ पर छन के इस पीसीटी भाग में आता है। फिर पीसीटी से हेनले लूप में जाता है, हेनले लूप से डीसीटी में जाता है, फिर सीटी में जाता है, फिर डक्ट ऑफ बेलेनी में जाता है, डक्ट ऑफ बेलेनी के बाद में सीधा यूरेटर में जाता है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट होता है। तो इस तरह से यूरिन एक्सक्रीशन होता है अपनी बॉडी में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, अब ये तो बोमांस कैप्सूल हो गया, आपका समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट भाग है अपना पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है जो बोमांस कैप्सूल के नज़दीक का भाग होता है, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, समीपस्थ संवलित या कुंडलित नलिका, ठीक है। वैसे इसका कुछ मेन काम नहीं है पीसीटी का, वैसे यही है कि ये कुंडलित नलिका है जो बोमांस कैप्सूल के पास में पाई जाती है। इसका काम होता है कि जैसे ही यहाँ पर छनाव यूरिन, तो यूरिन के साथ कुछ मिनरल्स और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसको एब्जॉर्वेशन करने का काम होता है इस पीसीटी का, और कोई काम नहीं है इसका।
इसके बाद का भाग आता है अपना हेनले लूप। हेनले लूप के भी 2 भाग होते हैं, मतलब बीच में से डिवाइड कर रखा है इसको। इधर का भाग कहलाता है असेंडिंग और इधर का भाग कहलाता है डिसेंडिंग। मतलब जो पीसीटी के नज़दीक वाला भाग असेंडिंग और डीसीटी के नज़दीक वाला भाग असेंडिंग, 2 शाखा में बांट रखा है हेनले लूप को। हेनले लूप पहली चीज़ तो यह है कि एक नेफ्रॉन के यू शेप की संरचना है, मतलब यू बना रही है, तो हेनले लूप है ये एक यू शेप संरचना है। इसके बाद आता है कि हेनले लूप जो सबसे बड़ा होता है, पहली चीज़ तो यही है कि हेनले लूप जितना बड़ा होगा तो उतना ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी उस एनिमल को। जिस एनिमल में जितना बड़ा हेनले लूप होगा उसमें उतने ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी, मतलब ज़्यादा दिन तक वो पानी के बगैर रह सकता है हेनले लूप जिसमें ज़्यादा लंबा होगा, और जिसमें कम होगा वो कम समय के लिए बगैर पानी के रह सकता है, मतलब ज़्यादा देर तक पानी पिए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जिसका ज़्यादा लंबा होगा वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके अंदर आता है जो सबसे ज़्यादा लंबा हेनले लूप होता है वो होता है ऊँट के अंदर, कैमल के अंदर। इसलिए कैमल कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर हेनले लूप है वो बहुत बड़ा होता है या लंबा होता है, जबकि सबसे छोटा होता है वो चूहे का होता है। जो चूहे होते हैं ना उनके अंदर हेनले लूप सबसे छोटा होता है, ठीक। क्यों है कारण उसका, हेनले लूप अगर लंबा होएगा तो अधिक दिनों तक पानी कैसे नहीं पिएगा, क्योंकि जो हेनले लूप अगर ज़्यादा लंबा होएगा तो जो यूरिन होगा ना वो सांद्र होगा। सांद्र का मतलब कंसंट्रेंट होगा, मतलब ज़्यादा सॉलिड होगा, मतलब तनु कम होएगा और सांद्र ज़्यादा हो जाएगा जब हेनले लूप लंबा होएगा। तो मतलब पानी का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर बॉडी को पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। इसलिए जिसका हेनले लूप बड़ा है उसको पानी पिए बिना बहुत दिनों तक रह सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऊँट का हेनले लूप सबसे बड़ा होता है, इसलिए ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। इसके बाद अपना अगला भाग आता है, आगे आता है ये किडनी है। मैंने वो तो बोमांस कैप्सूल आपको बता ही दिया। बोमांस कैप्सूल के आगे बताऊं, ये तो आपको बता दिया उसी दिन मैंने, ये बोमांस कैप्सूल था। अब देखो एफरेंट आर्टियोल जैसे यहाँ पर एक कुंडलन बनाएगी और वापस एक शाखा के रूप में बाहर निकल जाएगी, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। और यहाँ पर एक जाल बना लेगी, इस जाल से फिर प्रेशर बनेगा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में पोडोसाइट पाए जाते हैं, उसके द्वारा छनकर जो यूरिन पीसीटी में आता है उसको बोलते हैं जीएफआर। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब 1 मिनट के अंदर बोमांस कैप्सूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा जो यूरिन छनकर पीसीटी में आया उसको बोलते हैं जीएफआर। मतलब 1 मिनट में कितना यूरिन छना उसकी मात्रा को बोलते हैं जीएफआर। अब देखो अगली क्लास में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है। थैंक यू।